मैं एक शिक्षक था। शिक्षकता के अनुभव से मैं एक बहुत बड़े वैश्विक षड्यंत्र की बात आज आप सबके सामने करना चाहता हूँ। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो हमारे हित में न होकर जो समाज को नियंत्रित कर रहे हैं ऐसी शक्ति के हाथ में है। तो इस पर आज ही मैंने थोड़ा बहुत लिखा है। तो 2 चैप्टर में पढ़े। दो चैप्टर में उससे पढ़ के सुनाता हूँ, फिर अपना जो अनुभव है उसके आधार पर बताऊँगा। तो शिक्षा व्यवस्था को समझने के लिए उसके पहले हमारे समाज व्यवस्था को और अर्थनीति को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अर्थनीति ही सब कुछ नियंत्रित कर रही है। आज के युग में पैसा ही सब कुछ है और पैसे की ताकत पर सब कुछ पाना संभव हो गया, क्योंकि हमारा समाज जो है हम लोग भोगी और स्वार्थी ज़्यादा हो गए हैं। निस्वार्थ लोगों की बात बहुत कम सुनी जाती है, उनकी सेवा को अनदेखा किया जाता है। तो पहले मैं समाज व्यवस्था पढ़ाता हूँ। जी, तो हम लोग ये बात देखते हैं कि धनी परिवार के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलती है। आज गरीब परिवार के बच्चों को उतनी अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि आज शिक्षा एक व्यापार बन चुकी है। शिक्षा के नाम पर कुछ विघटनकारी तत्व बच्चों को गुमराह भी करते हैं। अलगाववादी शक्तियाँ तथा कई तथाकथित धार्मिक संगठन बच्चों को प्रशिक्षित करके अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उनके मन में जहर डालकर उनका जीवन बर्बाद कर दिया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर 2 बातें देख रहे हैं। एक ये कि शिक्षा का वाणिज्यीकरण, उसको व्यापार बनाया जा चुका है, और दूसरा कि शिक्षा के माध्यम से बच्चों को अपने हिसाब से उनसे अपना काम कराया जा सकता है। तो फिर हम जो शिक्षा व्यवस्था प्रचलित है उसकी बात करते हैं। तो जनसाधन को जो शिक्षा मिल रही है वो भी शिक्षा के नाम पर कुशिक्षा है। कैसे है ये समझने के लिए हमें समाज, अर्थनीति और शिक्षा को बारीकी से समझना होगा। तो पहले हम समाज की बात करते हैं। हम समझते हैं कि समाज में गणतंत्र है और गणतंत्र ही दुनिया को चला रहा है, पर ऐसा नहीं है। दुनिया के सारे देशों में गणतंत्र नहीं है। कई जगह राजतंत्र है, कहीं कम्युनिज्म है। तो जहाँ गणतंत्र है भी उसके दायरे सीमित हैं। अधिकतर देशों में गणतंत्र तो है, लेकिन गणतंत्र सारी समस्याओं का समाधान नहीं करता है। हर चीज़ पर उसकी पकड़ नहीं है। गणतंत्र के ऊपर हम देखते हैं कि बड़े बड़े कॉरपोरेशन के पैसों का खेल चलता है। ये एक कॉरपोरेट तंत्र हम देखते हैं, जिसको अंग्रेजी में कॉरपोरेटोक्रेसी कहते हैं। ये सरकारों से मिलकर अपना एक सिस्टम बना लेती हैं। तो कॉरपोरेटोक्रेसी के ऊपर भी एक सिस्टम हम पाते हैं, जिसको ओलिगार्की कह सकते हैं। ये बड़े कॉरपोरेशन के जो मालिक हैं ये बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति हैं, और इनका एक अलग ही लेवल होता है समाज में। तो कॉरपोरेटोक्रेसी के भी ऊपर कुलीन तंत्र है, ओलिगार्की। और एक तरह से देखा जाए तो गणतंत्र के नीचे भी एक स्तर है, जहाँ लोगों को हकीकत में जो गणतंत्र के अधिकार नहीं मिलते हैं, जो मौलिक अधिकार और मूलभूत सुविधाएं उनके लिए उपलब्ध नहीं हैं। इसका 2-4 उदाहरण मैं दे सकता हूँ जो सबके सामने है। एक मान लीजिए कि किसी युद्ध विध्वस्त देश में हम रिफ्यूजी पाते हैं। फिर कुछ ही दिनों पहले मेन स्ट्रीम मीडिया में कुछ
एक वीडियो आया था कि लिबिया में या कहीं कोई देश में अभी भी दास प्रथा चलाया जा रहा है। अब दास प्रथा जो है वो सबके सामने खुला खुला तो नहीं हो रहा है, पर चोरी छिपे ही हो रहा है। तो ऐसा जैसे बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स कहीं पर जैसे अफ्रीका में कोई कोको की खेती हो रही है, वहाँ बच्चों से वो खेती कराई जा रही है और कुछ अत्याचार जुल्म हो रहे हैं, ऐसे भी खबर आते हैं। तो सबके लिए गणतंत्र पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। तो कॉर्पोरेट तंत्र या कॉर्पोरेटोक्रेसी जो है ये हम लोग कहते हैं और देखते भी हैं। इसके प्रमाण जो जागरूक लोग हैं उनको मतलब ढूंढने पर मिल जाता है। तो ये एक तरह से प्रतिष्ठित सत्य है कि क्योंकि पैसा आज के युग में कुछ भी करा सकता है। तो कुलीन तंत्र जो है तो ये है इन्हीं बड़े बड़े कॉरपोरेशन के मालिक वो मिलकर बनाते हैं, वो एक अलग जगत के बासिंदे हैं। तो इसका भी सबूत मिल जाता है। दुनिया की 1% आबादी के पास जितना धन है, शेष 99% के पास उतना नहीं है। यह अर्थनैतिक विषमता बढ़ती जा रही है, यानी आमदनी में भी बहुत विषमता है और यह खाई बढ़ती जा रही है। यहाँ पर सिर्फ धन की विषमता की बात नहीं है, आमदनी में भी विषमता है, तभी धन में विषमता आई है और वो बढ़ भी रही है। तो इसके मैं 3 सबूत बताऊंगा। एक क्रेडिट स्विस रिपोर्ट था 2017 का, जो कि ये 1% और 99% की बात करता है। बताता है कि 1% दुनिया की जितनी आबादी है उसके 1% लोग जो सबसे ज़्यादा धनी हैं उनके पास आधा से ज़्यादा धन है, और 99% लोग जो शेष रह जाते हैं उनके पास आधा से कम है। तो ऑक्सफैम वेल्थ इक्वालिटी रिपोर्ट भी है 2020 का। तो ये सब मिलाने से पता चलता है कि ये एक इकोनॉमिक डिवाइड है, एक अर्थनैतिक विषमता है जो कि एक बहुत बड़ा खाई का रूप ले चुकी है और वो बढ़ती जा रही है। अच्छा, आप विकिपीडिया में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन पिरामिड भी पा सकते हैं सर्च करने पर। तो ये सब इस बात की ओर इशारा करते हैं कि एक पिरामिड मॉडल के तहत धन का बंटवारा हुआ है और पिरामिड के ऊपर बैठे चुनिंदे लोगों के पास अकूत धन और क्षमता है। तो कहने का मतलब है कि धन का बंटवारा अगर देखा जाए तो ये एक पिरामिड मॉडल पर हम लोग बता सकते हैं कि जो जितना धनशाली है वो पिरामिड के उतना ऊपर है, और नीचे के तबके के जो लोग हैं वो पिरामिड के नीचे हैं और उनके पास सबसे कम धन दौलत है, और जो एकदम टॉप में हैं उनके पास सबसे ज़्यादा है। और ये संख्या नीचे का आधार जितना चौड़ा है वो बताता है कि ज़्यादा संख्या में लोग यहीं पर है, और जैसे जैसे ऊपर उठते जाते हैं तो कम लोग मिलते हैं जिनके पास संपत्ति पहले निचले तबके से ज़्यादा मिलती जा रही है। अंत में जाकर बहुत चुनिंदे, बहुत कम लोग हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर एक चेन सिस्टम काम करता है, मतलब ऊपर के तबके में जो है वो अपने अंडर में कुछ लोगों को कंट्रोल करते हैं, वे उनके अंडर में कुछ लोगों को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि बड़े कॉरपोरेशन वगैरह में देखते हैं हम लोग। तो वही सिस्टम पिरामिड मॉडल में एक हम लोग देखते हैं कि वेल्थ पिरामिड है, इनकम पिरामिड है, और यही पिरामिड मॉडल से दुनिया चल रही है। तो ये जो पिरामिड के टॉप में जो लोग बैठे हैं वे दुनिया पर राज कर रहे हैं, जबकि पिरामिड के नीचे निचले तबके के लोग मुश्किल से गुजारा कर लेते हैं या फिर गरीबी और भूख से तड़पते हैं। अध्ययन से यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि ऊपर बैठे कुलीन वर्ग के लोगों की आय बढ़ती जा रही है, यानी पैसा या धन जो है पिरामिड के नीचे से ऊपर की ओर
बह रहा है। यानी एक तरह से कहें कि बराबर बंटवारा नहीं हो रहा है, ऊपर वालों को ज़्यादा मिल रहा है और नीचे वालों का शोषण हो रहा है, जबकि ज़्यादा मेहनत नीचे के तबके के लोग ही कर रहे हैं। इसी धन से मतलब ये जो धन नीचे से ऊपर की ओर बह रहा है, जो कि एक आर्थिक न्याय अगर होता तो बराबर बंटवारा होता, मतलब निचले तबके का जो हिस्सा है, जो हक है, वो ऊपर चले जा रहा है। तो इसी धन से वे लोग निचले तबके के लोगों पर शासन कर रहे हैं। तथ्य और इंफॉर्मेशन फ्लो को भी नियंत्रित किया जा रहा है। तो यह कैसे हो रहा है, यह समझने के लिए हमें अर्थनैतिक व्यवस्था की सही जानकारी चाहिए। अच्छा, अब एक बात और है, ये जो चुनिंदे लोगों के पास बहुत ज़्यादा धन है, तो ये लोग दरअसल ये 1% और 99% का बंटवारा जिन्होंने सर्वे किया था, उन्होंने उस हिसाब से 1% को अलग ग्रुप में रखा, 99% को अलग ग्रुप में रखा। दरअसल इस 1% में बहुत सारे धनशाली लोग हैं, पर सारे इस सिस्टम को ऐसे चलाने के लिए जिम्मेवार नहीं है। इसमें भी हम देखते कि इसमें भी बहुत कम लोग हैं। यहाँ पर मैं कोई सबूत नहीं दूंगा। हमारा जो हमें जो जानकारी मिली है, जो वेरीफाइड नहीं है, फिर भी मैं बताता हूँ कि इस 1% का भी 1% है जो कि दुनिया को चला रहा है। कुल मिला के हो सकता है उससे भी कम हो। कहते हैं कि 100 से 150 लोग हैं जो पूरे सिस्टम को चला रहे हैं और लोग उनकी बात मानकर चल रहे हैं। यह सुनने में बहुत असंभव सा लगेगा, लेकिन सिस्टम ऐसा ही बनाया गया है। तो जैसे एक कंपनी का सीईओ पूरा कंपनी को चला लेता है, लेकिन ऐसा सीईओ चुनकर किन्हीं ने बैठा दिया है और वो ऐसे बहुत सारे लोगों को कंट्रोल कर रहा है। जो उसके हिसाब से काम नहीं करेगा उसको हटा दिया जाए। तो सिर्फ कंपनी के सीईओ देखे तो वो भी कई हज़ार में आ जाएंगे, लाखों में आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर उन सब पर कंट्रोल करने वाला कुल मिला के अंत में जाके उस 1% का भी 1% हम लोग कर सकते हैं। तो यह हमें अपने अध्ययन से ऐसा लगा है, ऐसा अनुभव हुआ है और कई सूत्रों से, जिसका कि अभी पुख्ता प्रमाण मैं नहीं दे सकता। तो जो पुख्ता प्रमाण है वो उसी पर हम ज़्यादा जोर देंगे। और बस इतना करना था कि ये 1% और 99% लोगों में बांटा गया है। मतलब सर्वे जो जिन्होंने किया है, जिन्होंने उसको स्टडी किया है, उन्होंने बांटा है, पर इसी पर चलना जरूरी नहीं है, क्योंकि किताबों में कुछ बातें दिखाई जाती हैं और हकीकत में कई बार कुछ और होती हैं। तो कई बार एक मिसलीडिंग फोर्स काम करता है। तो अभी तक हमें 4 बातों पर पिरामिड मॉडल मिला। एक वेल्थ पिरामिड, एक इनकम का पिरामिड, आय का, और एक और पिरामिड इनडायरेक्टली हमने देखा, वो है कंट्रोल का पिरामिड, ऊपर से नीचे कैसे कंट्रोल हो रहा है। तो चौथा पिरामिड क्या है? चौथा पिरामिड है इंफॉर्मेशन का पिरामिड। इंफॉर्मेशन से भी हमें इनडायरेक्टली कंट्रोल किया जाता है। मतलब हमें जितनी जानकारी रहेगी उस हिसाब से हम चलेंगे। तो कंपनी के टॉप में जैसे जिसके पास जितनी जानकारी है, जो मजदूर है, जो वर्कर है, उसके पास उतनी जानकारी नहीं है। तो जानकारी नहीं होने के कारण वो बहुत समय सटीक निर्णय नहीं ले पाएगा। तो इंफॉर्मेशन नीचे उतना ही पास किया जाता है जितना कि ऊपर से लोग जरूरी समझते हैं। एक नीड टू नो बेसिस पर इंफॉर्मेशन दिया जाता है। तो इंफॉर्मेशन का भी एक पिरामिड है और हम जानते हैं कि नॉलेज इज पावर। जितना इंफॉर्मेशन लोगों के पास रहेगा उनमें उतनी शक्ति रहेगी। तो
फिर इस तरह चैप्टर 1 ख़त्म होता है। तो चैप्टर 2 में हम अर्थनीति का सफ़र करते हैं, जो प्रचलित अर्थनीति है उसकी बात करते हैं। तो अर्थनीति इसलिए ज़रूरी है कि अर्थनीति ही शिक्षा को मतलब नियंत्रित कर रही है। तो प्रचलित अर्थनीति जो कि आपको किताबों में नहीं मिलेगा, पर जो कि सत्य है और सबके सामने है, जो कि आप जैसे थोड़ा रिसर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। और ये किताब में होना ज़रूरी था, रहना चाहिए था, पर जानबूझकर किताबों में ज़्यादा नहीं बताया गया है। तो यहाँ पर यूनिट 2 में हम प्रचलित अर्थनीति की बात करते हैं। जाहिर है कि जिसके पास क्षमता हो वो संपूर्ण व्यवस्था को अपने वशीभूत करना चाहेगा। तो जिसके पास धन है वे अर्थव्यवस्था को अपने हिसाब से ढाल दिए हैं। सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं, राजनीति, सेना, संवाद और विनोदन के माध्यम, यानी जिसे हम मेनस्ट्रीम मीडिया कहते हैं, चिकित्सा व्यवस्था, यहाँ तक कि शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका प्रभाव है। इसलिए पहले समाज व्यवस्था और अर्थनीति को समझना जरूरी है। एक्सक्यूज मी। जो समाज व्यवस्था और अर्थनीति हमें पढ़ाई गई है वो सटीक नहीं है। सही ज्ञान छुपाकर कई जगह हमें भ्रमित किया गया है। आगे शिक्षा पर जब विस्तार से चर्चा करेंगे तब हम देखेंगे कि सिर्फ सही जानकारी ही नहीं छुपाई गई है, कई जगह गलत जानकारी भी दी गई है। पढ़ाने का तरीका और जो मैनेजमेंट है वो भी ऐसा कर दिया गया है कि विद्यार्थी का चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास, उनका चहुमुखी उन्नति नहीं हो पाता है। वो कोल्हू के बैल की तरह संसार की चक्की में पीसकर उपार्जन में लगा रहता है, पर उससे इस प्रभावशाली कुलीन वर्ग को फायदा मिलता रहता है। उस व्यक्ति का शोषण करके ये कुलीन वर्ग बैठे बैठे भी कमा लेते हैं, यानी कुलीन वर्ग उससे धन उपार्जन कर रहे हैं। यह अर्थव्यवस्था ही कुशिक्षा का कारण है। आगे इसकी प्रामाणिक व्याख्या मिलेगी। तो आइए हम अर्थव्यवस्था पर नजर डालें। पहले के जमाने में विनिमय प्रथा यानी बार्टर सिस्टम चलता था। आज भी रूस में बार्टर फार्मिंग प्रथा का उपयोग होता है। इसमें क्या होता है, सब लोग आपस में सलाह करके कुछ न कुछ अलग फसल, सब्जी या फल उगा लेते हैं, फिर बिना मुद्रा का प्रयोग किए आपस में विनिमय के माध्यम से ज़रूरत के मुताबिक दूसरे अनाज, सब्जी या फल ले लेते हैं, आपस में विनिमय करके दूसरों से। तो इसमें एक कुछ असुविधाएं हैं, पर इस अर्थव्यवस्था में जो दिक्कतें हैं वो है, जैसे कि कहीं आप बाहर जा रहे हैं तो बाहर जाकर ज़रूरत की चीज़ें नहीं खरीद पाएंगे, और उसके लिए आपको बहुत ढेर सारा अपना सामान जैसे अनाज इत्यादि है वो ले जाना पड़ेगा। तो ये ढोने योग्य नहीं है। फिर किसी चीज़ का सही भाव का पता नहीं चलता है, तो मोल भाव में थोड़ा सा मतलब जो एक्यूरेट जो होता है, ठीक ठाक मोल भाव नहीं हो, ठीक ठाक व्यापार नहीं हो पाता है। तो इसका हल निकालने के लिए लोगों ने विनिमय का एक माध्यम निकाला, जो कि था धातु का मुद्रा। तो ये मुद्रा अपने आप में कीमती होते थे, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। ये धातु कीमती होते थे, इसलिए इनको सिर्फ करेंसी नहीं मनी भी कह सकते हैं। पर आज का मुद्रा जो है वो मनी नहीं है, सिर्फ करेंसी है। तो ये मनी और करेंसी में क्या अंतर है? मनी का अपना एक वैल्यू रहता है और करेंसी जो है उसका अपना वैल्यू नहीं रहता है। वो मतलब एक अर्थनैतिक व्यवस्था जो है, सरकारें जो हैं उनके हिसाब से नियंत्रित होती हैं। इसको एक्चुअली हम लोग देखेंगे आगे, जब फिएट करेंसी के बारे में जानेंगे इस अध्याय के अंत में, तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी। फिएट करेंसी की बात भी जो साधारण जनता है उससे बहुत हद तक छुपाई गई है, मतलब इन बातों को उनका प्रचार नहीं किया गया है। तो यही फिएट करेंसी जो है इसके माध्यम से हमारे मेहनत का फल हमसे चोरी छुपे
ले लिया जाता है, उसका एक बड़ा हिस्सा कुलीनवर्ग बैठे बैठे उपभोग कर लेते हैं। तो पहले जो विनिमय का माध्यम निकला धातु का मुद्रा, ये मुद्रा अपने आप में कीमती होते थे, इसलिए इनको सिर्फ करेंसी नहीं मनी भी कर सकते थे। तो आज का मुद्रा सिर्फ करेंसी है और यही हमारे साथ हो रहे धोखाधड़ी का जड़ है। असुविधा तब से शुरू हुई जब सोना, चांदी, तांबा इत्यादि का मुद्रा बदलकर सोना, चांदी, तांबा इत्यादि जमा रखा गया और उसके बराबर मूल्य का करेंसी का प्रचलन हुआ, क्योंकि इसे भी बहुत समय ढोने में असुविधा होती थी। और इसमें शुरू में जैसे सोना, चांदी इत्यादि को क्लिपिंग करके इसमें से काट कर कुछ हिस्सा लोग चुरा लेते थे, लेकिन बाद में इसका भी हल निकल गया था जब मशीन से ये बनना शुरू हो गया, जब रेगुलर फॉर्म में ये आ गया। तो क्या हो गया कि इसके बदले करेंसी चलने लगा। इतना सोना या इतना रुपया, इतना चांदी जमा रख के उसके हिसाब से जैसे नोट छपने लगे उसके एवज में। तो ये प्रॉमिसरी नोट होते हैं। आज का जो करेंसी है वो भी वो उसका उस नोट का वैल्यू रहता था, मैं थोड़ा गलत बोल गया, उस नोट के बदले उतना सोना या चांदी मिल जाता था। तो जब करेंसी का प्रचलन हुआ तो करेंसी अलग हो गया, धातु अलग हो गया, जो धातु जमा है वो अलग जगह पर रह गया। तो अब इन धातुओं का जो निहित मूल्य है वो उस करेंसी में नहीं है, वो करेंसी बस एक प्रतीक है कि इसके एवज में इतना धातु मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक विश्वास की बात आ गई। तो इस तरह की मुद्रा को गोल्ड बैक्ड करेंसी इत्यादि कहते हैं। तो इस प्रथा को गोल्ड स्टैंडर्ड भी कहा जाता है। यहाँ पर मैं एक वीडियो सीरीज का उल्लेख करूँगा जो कि माइकल मेलोनी नाम के एक अर्थनीति के प्रोफेसर हैं, वो अर्थनीतिविद, वो एक वीडियो सीरीज बनाए हैं हिडन सीक्रेट्स ऑफ मनी। और जिनको हिंदी में देखना हो उनको यूट्यूब में सिर्फ सीक्रेट्स ऑफ मनी हिंदी लिखकर टाइप करना है और वहाँ पार्ट 1 और पार्ट 2 दो भाग आ जाएंगे, जिसमें उनके वीडियो सीरीज का निचोड़ हिंदी में किन्हीं ने दिया है। तो यह हमें अर्थनीति की मूल बातों से अवगत कराएगा जो कि हमें नहीं बताई गई है। जो नहीं बताने से मैंने बताया कि इंफॉर्मेशन पिरामिड की बात, कि हमारे पास जानकारी नहीं है, हम समझ नहीं पा रहे कि कैसे हमारा शोषण हो रहा है। तो इसमें जब गोल्ड बैक्ड करेंसी आ गया तो अच्छा, गोल्ड स्टैंडर्ड में गोल्ड बैक्ड करेंसी में आगे जब सरकारों को ज़्यादा मुद्रा की ज़रूरत पड़ने लगी तो वे ज़्यादा करेंसी छापने लगे। हाँ, इसमें बीच में एक और बात है जो माइकल मेलोनी बताते हैं कि कई बार सरकारें जैसे गणतंत्र में कुछ प्रॉमिस करके, वादे करके इलेक्शन जीतते थे, तो जो पार्टी इलेक्शन जीता वो अपने वादे के मुताबिक उसको ज़्यादा खर्चा करना पड़ता था। तो ज़्यादा खर्चा करने के लिए वो क्या करता था, कई बार जैसे सोने का सिक्का है तो उसमें वो कुछ मिलावट करने लगता था। तो इस मिलावट से वो करेंसी ज़्यादा छापने लगता था और जब करेंसी ज़्यादा छपता था अंत में लोगों का विश्वास उस मुद्रा से उठने लगता था, तो वो सिस्टम ढहने लगता था। तो मतलब एक तरह से जो गोल्ड करेंसी है वो पूरा गोल्ड का ना होकर उसमें एक हिस्सा गोल्ड का रह गया। तो फिर बाद में ये गोल्ड बैक्ड करेंसी की बात हमने की, जहाँ पर गोल्ड जमा रख के उसके एवज में करेंसी छापा जाने लगा। तो इसमें भी क्या हुआ कि जब सरकारों को ज़रूरत पड़ने लगी तो वे ज़्यादा करेंसी छापने लगे।
जैसे कि 1934 ईस्वी में अमेरिका की सरकार ने सोने का भाव बढ़ा दिया। सोने का भाव बढ़ा डॉलर के एवज में, तो डॉलर का भाव गिर गया। इससे वो लोग ज़्यादा डॉलर छाप सकते थे। उतना ही सोना के एवज में वो ज़्यादा डॉलर मार्केट में ला सकते थे। तो इस तरह वो ज़्यादा करेंसी छापने से क्या हुआ, करेंसी का भी एक पूल होता है। मतलब एक टोटल जितना करेंसी है बाजार में, जितने नोट हैं, जितना सरकार ने छापा है, उसकी एक करेंसी का एक कीमत होता है, और वो कीमत उसकी उपलब्धता पर निर्भर करती है। जैसे कि सहज भाषा में कहा जाए तो बाजार में जितने आलू उपलब्ध हैं उस हिसाब से उसका भाव रहेगा। आलू अगर कम मिलता है बाजार में तो वो महंगा हो जाएगा, आलू अगर ज़्यादा मिलता है तो उसका भाव गिर जाएगा। तो इसी तरह करेंसी जब ज़्यादा छापा जाता है, करेंसी पूल बढ़ जाती है, तो करेंसी का भी भाव रहता है। दूसरे जो सामान, जिस सामान के विनिमय के लिए करेंसी बना है, उस उन सारे सामान के एवज में करेंसी का भी एक भाव रहता है, और वो करेंसी का भाव गिर जाता है और सामान महंगे हो जाते हैं ज़्यादा नोट छापने से। ये बहुत सारी मतलब बेसिक बातें हैं इकोनॉमिक्स की, लेकिन किन्हीं कारणवश हम जनसाधारण इनसे अवगत नहीं है। मैं भी कुछ सालों पहले तक अवगत नहीं था, पर मैंने जब इंडिपेंडेंट स्टडी करना शुरू किया, अपने से थोड़ा बहुत खोजना शुरू किया, तो मुझे ये बातें मिली। तो इस तरह क्या हुआ कि जैसे सरकार ने 1934 में, अमेरिका की सरकार ने सोने का भाव बढ़ा दिया, तो ज़्यादा करेंसी छापने लगे वो, और इस तरह करेंसी पूल का डाइल्यूशन होने लगा और नोट का भाव गिरना शुरू हो गया। इसमें एक और बात हुई, दूसरे देश सोना के बदले ज़्यादा यूएस डॉलर स्टॉक रखने लगे, अपने पास जमा रखने लगे। तो इसमें उनको फायदा होने लगा, क्योंकि डॉलर के भाव गिर जाने से उनको वो अब ज़्यादा डॉलर स्टॉक कर सकते हैं। सोना का भाव ज़्यादा हो गया तो वो सोना बेचकर फायदा उठाने लगे थोड़ा, तो सोना का उत्पादन भी इसके साथ साथ बढ़ गया। इस तरह धीरे धीरे दूसरे देशों में डॉलर बढ़ने लगा। अब द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दौर में ब्रेटन वुड्स नामक जगह पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें बहुत सारे पाश्चात्य देश मिलकर एक ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट बनाए, और यहीं से जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है IMF, उसकी शुरुआत हुई। तो ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के तहत अमेरिका का डॉलर ही IMF का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बन गया। मतलब दूसरे जो पाश्चात्य देश थे वो सोना नहीं रखकर, अपने स्टॉक में सोना रखकर जैसे उसके हिसाब से करेंसी छापने की प्रथा थी, उसके बदले वो डॉलर रखने लगे, और डॉलर जो है वो गोल्ड पर आधारित रह गया। एकमात्र डॉलर गोल्ड बैक्ड करेंसी रह गया। तो सिर्फ अमेरिका में ही गोल्ड स्टैंडर्ड रहा, बाकी देश अमेरिका पर निर्भरशील हो गए। तो इस तरह 1944 से पाश्चात्य देश की अर्थव्यवस्था डॉलर पर टिक गई, जबकि डॉलर सोने पर टिका था। ठीक है, आप कंटिन्यू करो। बदलते हालात में अमेरिका के प्रेसिडेंट निक्सन ने 1971 में डॉलर का सोना से नाता तोड़ दिया। ये जो गोल्ड रिजर्व था, एक गोल्ड पूल कहा जाता है, कई देशों ने मिलकर बनाया था। 1968 से 1971 तक ये व्यवस्था सिकुड़ती गई, और सिर्फ सेंट्रल बैंक ही अमेरिका से जैसे गोल्ड के एवज में डॉलर जो है वो लेन देन कर सकते थे। तो 1971 में निक्सन थे अमेरिका के प्रेसिडेंट, उन्होंने डॉलर जो गोल्ड बैक्ड करेंसी थी उसको हटाकर वो फिएट करेंसी बना दी। तो इस तरह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था गोल्ड स्टैंडर्ड से हटकर फिएट करेंसी पर आ टिकी, क्योंकि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था अमेरिका के डॉलर पर टिकी हुई थी।
जब डॉलर ही गोल्ड बैक नहीं रहा तो बाकी देश जो इनडायरेक्टली उस गोल्ड से जुड़े थे उनका भी कनेक्शन टूट गया। तो फिएट करेंसी क्या है? लैटिन शब्द फिएरी है, FIERI, उससे फिएट शब्द का उद्भव हुआ है। इसका मतलब होता है जैसे कोई मनमानी कार्रवाई करता है या फिर कोई हुक्मनामा होता है, तो ये सरकारी हुक्मनामा से चलता है। कहा जाता है कि ये लोगों के विश्वास पर चलता है, लेकिन दरअसल इसका कंट्रोल सरकारें करती हैं। अब सरकारें सिर्फ जनता की सुनती और जनता के हित में करती, तो हम कह सकते थे कि जनता के विश्वास पर आधारित है। लेकिन यहाँ पर गणतंत्र के ऊपर एक और स्तर हम देख चुके हैं जो कि है कॉर्पोरेटोक्रेसी, और उसके भी ऊपर जो ओलिगार्की है, कुलीन वर्ग। तो फिएट करेंसी जो है वो सरकारी हुक्मनामे पर चल रही है और सरकार कई बार कॉर्पोरेशन के इशारे पर चलती है। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आने लगता है। सेंट्रल बैंक्स का इतिहास मैं आगे बताऊंगा। तो फिएट करेंसी जो है सरकारी हुक्मनामे पर चलती है, और ये जो अध्याय है यूनिट 2 यहीं पर मैंने समाप्त किया है। आगे मैंने लिखा नहीं है, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। व्यवस्था को समझने के लिए इसको बिगाड़ने वाला जो है वो बहुत बड़ा आर्थिक ताकत है। तो एक अर्थनीति का खेल है इसमें। वो चाहता है कि हम मतलब डेवलप नहीं हो, हम कोल्हू का बैल बनकर रहें। तो वो अर्थनीति को समझना जरूरी है, और अर्थनीति जो है जैसे पूरे समाज को जैसे चला रही है उस समाज को समझना जरूरी था। तो समाज में जैसे ये जो कुलीन वर्ग है जो कि अर्थनीति का संचालन कर रहे हैं, वो मतलब उसके बारे में मैंने सीखना चाहिए। तो एक्चुअली इससे शिक्षा व्यवस्था में क्या प्रॉब्लम है? इसमें यह हो रहा है कि जैसे मान लीजिए मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि बच्चे खूब पढ़ लिख कर आगे नहीं बढ़े, बल्कि वो सिर्फ हमारी सेवा कर सके। मैं उनको इतना ही पढ़ाऊँगा। किसका सेवा करेंगे? मतलब मेरा ही सेवा करेंगे। मैं अपने फायदे के लिए उनको वही सब काम सिखाऊंगा